हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये क्लास कक्षा 10 की विज्ञान की रिवीजन के तौर पर चलाई जा रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। और अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा चैप्टर है धातु एवं अधातु, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। यानी तत्व जो होते हैं उनमें कौन से गुण धर्म है, धातु के गुण धर्म या अधातु के गुण धर्म है, इसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ धातुओं के उदाहरण देखेंगे कि धातुओं की कौन कौन सी उदाहरण है। तो जैसे आयरन, जिसका प्रतीक Fe होता है, एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक Al होता है, चांदी जिसका प्रतीक Ag होता है, कॉपर जिसका प्रतीक Cu होता है। अब हम कुछ अधातुओं की उदाहरण देखते हैं। कुछ अधातुओं की उदाहरण, हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है, नाइट्रोजन जिसका प्रतीक N होता है, सल्फर जिसका प्रतीक S होता है, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक O होता है। अब देखिए, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण हम देखते हैं कैसे होते हैं धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भौतिक गुण में हम देखेंगे कि जो धातु और अधातु हैं इनके भौतिक गुण कैसे हैं। जैसे धात्विक चमक, तो धात्विक चमक धातुओं में कैसी होती है, तो धातु की सतह चमकदार होती है। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। अधातु कैसी होती हैं, तो अधातुएं चमकीली नहीं होती, मतलब अधातुओं में चमक नहीं होती है। जबकि आयोडीन, इसका एक अपवाद है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। अधातु होते हुए भी कैसी होती है, चमकीली। तो हमने देखा कि धात्विक चमक किसमें है, धातुओं में होती है, लेकिन एक अपवाद अधातुओं में है, आयोडीन। आयोडीन ऐसा अपवाद है कि अधातु होती हुई कैसी होती है, चमकीली होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कठोरता। अगला क्या है, कठोरता। तो हम देखेंगे तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। तो धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। अब देखिए इन दोनों के अपवाद देखते हैं। तो धातुओं का अपवाद है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होती है। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु होते हुए भी कैसे होती हैं, मुलायम होती हैं और हम इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ध्यान रखना, कौन कौन सी धातु को, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को हम चाकू से काटा जा सकता है। यही अपवाद देखते हैं कार्बन अधातु का। तो कार्बन एक अपर रूप हीरा है। कार्बन जो है एक अपर रूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ध्यान रखना, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है हीरा। आगे बढ़ते हैं। अगला रूप के आधार पर। तो रूप कैसा है, तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं वो अधिकतर कैसी होती हैं, ठोस रूप में, जबकि अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में भी पाई जाती हैं। यानी अधातु जो होती हैं वो ठोस और गैस रूप में भी पाई जाती हैं। अब देखिए इसके अपवाद देखते हैं। तो केवल मरकरी, जैसे हम पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, यानी इसका धातुओं का अपवाद है पारा। पारा एक धातु होने के बावजूद भी किस में पाया जाता है, लिक्विड मानी द्रव के रूप में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं अधातु का एक क्या है, तो केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं। आघात वर्ध्यता क्या है, कैसी है, तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है जिसको पीटकर एक चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कुछ ही धातुओं में आघात वर्ध्यता होती है, जबकि अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती। मतलब कोई भी अधातु आघात वर्ध नहीं होता है, यानी किसी भी अधातु को पतली चादर में नहीं
बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तन्यता, तो तन्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, मतलब कितना खींचा जा सकता है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो जितनी भी धातुएं होती हैं वो उसको पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती, मतलब अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। यही बात याद रखना है कि सबसे तन्य जो धातु होती है वो होती है सोना। ध्यान रखना, सबसे तन्य धातु जो होती है वो सोना होती है। ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। कितनी? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इतनी तन्यता होती है। तो सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत व ऊष्मा की चालक, तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। अब इसके भी अब बात होती है, जैसे सीसा, मरकरी कुचालक होती है, यानी ये धातु होते हुए भी विद्युत की कैसे होती हैं? कुचालक होती हैं। यही अधातु में ग्रेफाइट सुचालक होता है, यानी अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घनत्व, ठीक है, जैसे डेंसिटी कहती हैं, तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। यानी जो धातुएं होती हैं उनका अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है, जबकि सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। सोडियम पोटेशियम का घनत्व व गलनांक कम होता है। 2 धातुएं ऐसी हैं जिनका घनत्व व गलनांक कम होता है। वो कौन कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनिक, मतलब ध्वनि निकालना। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, यानी जो धातुएं होती हैं जब भी वो कठोर सतह से टकराती हैं तो जब भी गिरती हैं तो आवाज़ करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यानी जो अधातु होती हैं वो ध्वनिक नहीं होती, यानी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। अब देखिए ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है? तो अधिकतर धातुएं क्षारीय धातुएं मतलब अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब आगे देखते हैं धातुओं की रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2Cu, यानी कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो 2CuO बना, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ये काला बनता है। कैसा बनता है? काला। यही और उदाहरण है, आप और भी देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम वाला है, मैग्नीशियम वाला है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं, यानी धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। जैसे Na, मतलब सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, यानी अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर हम केवल ऐसे खुले वायु में रख देते हैं तो ये आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी धातु है जिसे केरोसिन, मतलब मिट्टी के तेल, केरोसिन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल। क्या होता है? मिट्टी का तेल। क्या होता है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है केरोसिन और पोटेशियम को। आगे बढ़ते हैं। Mg, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक पीवी सीसा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो या सीसा हो, इस पर जो धातु धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं तो इन पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आगे देखते हैं। Fe मतलब आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, मतलब आयरन को, मतलब लोहा को हम जैसे ही वायु में गर्म करते हैं तो ये प्रज्वलित, मतलब जलता नहीं, लेकिन ज्वाला में लोहे चूर्ण डालने पर ये तेजी से जलने लगता है। मतलब अगर लोहे का चूर्ण हम आग में डाल देते हैं तो वो तेजी से जलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉपर। Cu प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी कॉपर प्रज्वलित, न जलता नहीं है, लेकिन उस पर जैसे ही वायु से अभिक्रिया करता है तो उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आगे देखते हैं। Ag मतलब चांदी
और Au मतलब सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ध्यान रखना, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखते हैं Al2O3 प्लस 6HCl, तो ये जब ऐसी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? 2AlCO3 और प्लस H2O जल बनेगा। आगे देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। आगे देखते हैं धातु। देखो धातु किसके साथ कैसी अभिक्रिया करता है, तो ध्यान रखना, जब धातु ठंडे जल के साथ, किसके साथ? जब धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी धातु करती है? तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। केवल भाप के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम, कौन एल्यूमिनियम, Fe सोना, जिंक, ठीक है। जबकि हम गर्म जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है? केवल Mg मैग्नीशियम। जबकि देखो जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन नहीं करता है? तो Pb मतलब सीसा, कॉपर, Au और Ag। ये Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसके बाद देखते हैं CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्यों ये तैरने लगती हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन गैस की बुलबुले धातु के साथ चिपक जाती हैं। आगे देखते हैं अगला, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 2Na+H2 मतलब जल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया की आई है, मैग्नीशियम की जल के साथ, एल्यूमिनियम की जल के साथ, और Fe मतलब लोहे की अभिक्रिया के साथ पानी के साथ अभिक्रिया कराई गई है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु प्लस तनु अम्ल, जैसे ही धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ध्यान रखना, इसको याद रखना कि धातु जैसे ही तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे क्या बनता है? इससे Fe+2HCl, मतलब जैसे धातु अम्ल और तनु अम्ल के साथ तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे Fe एक लोहा, एक धातु है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यानी जितनी भी धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस सब में निकलता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस सब में निकलता है। जबकि इसमें एक अपवाद है कि Cu कॉपर, Ag और Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कॉपर, चांदी और Hg पारा ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आगे देखते हैं धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी जब धातु किसी लवण विलयन से अभिक्रिया करती है तो लवण विलयन बनता है, प्लस में वो धातु भी निकल जाती है। क्या हो जाती है? वो धातु भी निकल जाती है। आगे देखते हैं धातु और लवण विलयन दोनों का विलयन बन जाता है और धातु भी अलग हो जाती है। आगे देखते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से विस्थापित करती हैं। देखो यहीं पर ये विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। तो जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व उस कम क्रियाशील तत्वों धातुओं को अपने यौगिक विलयन के साथ क्या कर देता है? विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब देखते हैं हम सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, किसमें? घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होती है सक्रियता श्रेणी। तो याद रखना सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? तो पोटेशियम, फिर कौन सी है? सोडियम, फिर कौन सी है? कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe लोहा, फिर Pb। इसके आगे बढ़ते हैं। Pb के बाद यहाँ पर है हाइड्रोजन, फिर है Cu कॉपर, फिर Hg पारा, फिर Aq और फिर Au मतलब Ag होगा ये यहाँ पर, Ag मतलब चांदी, Ag चांदी और Au सोना। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए सबसे अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये चार।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जबकि घटती अभिक्रियाशील में और कौन सी है, तो यहाँ देखो इसको, तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और Fe सीसा। ठीक है, जबकि लास्ट में कौन कौन सबसे कम क्रियाशील कौन कौन सी होती है, तो ये दो सबसे ज़्यादा Ag और Au। Ag और Au मतलब चांदी और सोना सबसे कम क्रियाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं। धातुओं, इसकी ट्रिक हमने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, आप इसकी ट्रिक को हमारी एक शॉर्ट वीडियो में जो भी नोट्स है उसमें इसकी ट्रिक दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, काशीनाथ का माली इसकी ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और पकाता है, कौन है आगे आओ। ये जी मतलब आगे आओ, इसकी ये ट्रिक है। आप इसको हमारी शॉर्ट में ली है, उसमें से आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, तो धातुओं की तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। यानी धातु भी अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब देखते हैं, धातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉनिक त्याग करते हैं। यानी जितने भी धातु होते हैं वो अपने कोष से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। जबकि अधातु परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। यानी अब देखिए, जब आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो आप कैसे होगे, जब धनी होगे तभी तो आप किसी को कोई चीज़ दोगे। तो यानी जो भी धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं। क्योंकि धातुएं कैसी होती हैं, धनी, तो वो हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, त्यागती हैं। त्याग मतलब किसी को देती हैं, तो ये कैसी होती हैं, धनायन बनाती हैं। जबकि अधातु परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब जब आप किसी से लोगे तो आप कैसे हो जाते हैं, ऋणी, तो ऋणायन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ऋणी। आप जब किसी भी चीज़ को किसी से लोगे तो आप कैसे हो जाते हो, ऋणी हो जाते हैं। यानी अधातुएं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो ये कैसी होती हैं, ऋणायन। ध्यान रखना, धातुएं हमेशा धनायन होती हैं, धनी होती हैं, और अधातुएं हमेशा ऋणायन होती हैं। आगे हम देखते हैं NaCl का निर्माण। तो कैसे होता है NaCl, तो देखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1। यानी पहले कोष में तो 2 ही है, दूसरे कोष में 8 है, तीसरे कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखते हैं कि अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। जब ये देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा हो जाएगा, सोडियम कैसा हो जाएगा, धनायन। मतलब हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो, अब देखिए लास्ट को इसमें कम से कम 8 तो होना चाहिए। जब 8 होना है तो ये अब इसको 7, तो भैया 7 तो बहुत ज़्यादा लेगा नहीं, ये क्या कर देगा, इसको त्याग देगा। ठीक है, इसलिए अब देखो एक अधातु का उदाहरण जैसे Cl, क्लोरीन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 7। देखते हैं इसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। जब 7 है तो इसको एक की क्या है, ज़रूरत है। अब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये पूरा क्या हो जाए, इसका पूरा कोष हो जाएगा 2 8 8। तो ये क्या होगा, क्लोरीन कैसा होगा, ऋणायन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, इसकी ये बंधिता दी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है आयनिक यौगिक। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं आयनिक यौगिक। तो विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचते हैं, और ये मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आप हमें देखें, आपको लिए हम बताते हैं कि देखो किस तरीके, जैसे जब भी प्लस और प्लस होगा, देखिए दोनों एक जैसे हैं। कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो प्लस और प्लस जब होगा तो एक जैसे जब मिलते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को एक भगाएंगे। जबकि अगर एक प्लस एक माइनस होगा, जैसे एक प्लस और एक माइनस, जब ऐसा होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित, मतलब विपरीत आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे आप कहीं भी क्लास में अगर कोई लड़का बैठा है तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे कि भैया तुम हमारे पास नहीं बैठो। ठीक है, तो ऐसे ही, और लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की बैठी है तो लड़ाई कम होने की चांसेस कम है। ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है, तो देखो भौतिक गुणधर्म क्या है, तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। जो भौतिक आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस और कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, मतलब इनको तोड़ने पर ही छोटे छोटे टुकड़ों में
विभाजित हो जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसा होते हैं? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता कैसी होती है? तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अवलीन होते हैं, यानी ये जल में तो घुल जाती हैं, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल, पेट्रोल में ये अघुलनशील होती है, मतलब ये घुलते नहीं है। आगे देखते हैं विद्युत चालकता कैसी है। तो विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, यानी ये ठोस में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो खनिज, पहला तो हम धातुओं को खनिज के रूप में, तो खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप, यानी प्रकृति के रूप में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, तत्व यौगिक हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आगे देखते हैं अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी वे खनिज जिनमें धातु धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, यानी आप कोई भी चीज़ निकालती हो वो आपके लिए लाभकारी है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कण। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, ये विद्युत अपघटन। तो ये जो भी सबसे अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं, स्वतंत्र रूप में नहीं होती, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जबकि मध्यम में कौन कौन से होते हैं? जिंक, Fe मतलब लोहा, Pb सीसा, कॉपर और Hg मतलब पारा, ये मध्य अभिक्रियाशील है। इसमें सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है इसका। ठीक है, अब देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील दो धातुएं Ag और Au, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण, कैसे धातुओं को निकाला जाता है। तो चरण, सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कहीं देखा जाता है कहाँ सबसे ज़्यादा अयस्क हैं, फिर उनका निष्कर्षण किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है। फिर धातुओं का परिष्करण, फिर फैक्ट्रियों में भेजकर उनका परिष्करण, मतलब केवल धातुओं को उसमें से निकाला जाता है। अब देखते हैं अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है? तो सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। तो देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील होती है, इसमें गलित धातु विद्युत अपघटन, इसको गलाया जाता है, फिर विद्युत अपघटन के बाद इसमें से निकाला जाता है। इसके बाद देखिए मध्यम अभिक्रियाशील में क्या होता है? इसके बाद ये क्या बन जाती है? शुद्ध धातु बन जाती है। कैसी बन जाती है? शुद्ध धातु बन जाती है। मध्यम अयस्क में सल्फाइड अयस्क होते हैं और कुछ कार्बोनेट अयस्क होते हैं, जैसे HgS, ZnS और ZnCSO3। इसके बाद जो निम्न अभिक्रियाशील होती है, निम्न अभिक्रियाशील में क्या होती है? सल्फाइड के अयस्क होते हैं। अब देखते हैं, तो जैसे ही सल्फाइड अयस्क होते हैं तो ये शनिवार वायु के बाद इसमें भर्जन होता है, इसके में सीमित वायु के पास निस्तान होता है, और इसके बाद क्या होता है? धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। फिर धातु ऑक्साइड में अपचयन होता है, यहीं इसमें भर्जन होता है, भर्जन के बाद धातु बनता है, धातु के बाद फिर क्या होता है? धातु का शोधन होता है, इसमें धातु का फिर परिष्करण, मतलब बाहर निकल जाता है। तो अयस्क में धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, ये धातु अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो देखिए कौन कौन सी मुख्य परिभाषाएं? गैंग, आपने नाम सुना होगा गैंग। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। यानी अब जब हम पृथ्वी से कुछ भी खनिज अयस्क को निकालते हैं तो उसमें रेत पाई जाती है, मिट्टी और भी अन्य चीज़ें पाई जाती हैं, जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। भर्जन, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म पानी पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, मतलब ज़्यादा गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, तो जैसे ZnS, तो जिंक सल्फाइड प्लस 3O2, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब इसको वो करेंगे, गर्म करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फाइड ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, इसके बाद निस्तान क्या होता है? तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है, इस अभिक्रिया को निस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्तान कहा जाता है। इसके बाद अपचयन क्या है?
तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय को उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, इसे हम अपचयन कहते हैं। यानी धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग करके धातु प्राप्त की जाए, उसे हम अपचयन कहते हैं। अब देखिए धातु का परिष्करण। तो धातु का परिष्करण कैसे निकाली जाती है? धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। यानी विद्युत धारा से ही को उसमें प्रवाहित करके उससे निकाला जाता है। यानी धातुओं को निकालने की सबसे उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी। ठीक है, ये विद्युत अपघटनी विधि है कि जो कोई एक हम बीकर लेते हैं, टैंक लेते हैं, उसमें एक कैथोड एक एनोड, दो रोडें लेते हैं। इसके बाद इसमें अम्लीय विलयन मिलाते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय विलयन मिलाते हैं। और इसके बाद जैसे ही इसमें अभिक्रिया करते हैं तो ये लाल लाल आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं? अपद्रव जो किसी काम का नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं, तो देखिए एनोड जो होता है इस अशुद्ध तांबे का बना होता है, कैथोड जो होता है वो शुद्ध तांबे का बना होता है। विलयन में CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में होता है। इसको देखो, ध्यान रखना, पेपर में भी बनाने के लिए आता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो विद्युत अपघटय से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। यानी जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से जो अशुद्ध धातु है वो विद्युत अपघटय में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में कॉपर विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। मतलब उतनी धारा में जो कॉपर होता है वो भी विद्युत अपघटय में अपचय होता है। अविलेय अशुद्धियों यानी जो उसमें नहीं घुलती हैं उसे एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। जो नहीं घुलती हैं वो एक कोने में हो जाती हैं, जैसे एनोड पंख। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? एनोड पंख है। क्या है? एनोड पंख। अब देखिए संक्षारण क्या होता है? तो धातुओं के आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, यानी गलने लगती हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर है तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सल्फर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी सिल्वर की वस्तु वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पर कैसी दिखाई देने लगती है? काली दिखाई देने लगती है। कॉपर, देखिए कॉपर क्या है? कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाती है। यानी कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब देखते हैं लोहा। तो लोहा क्या है? तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यानी लोहे पर कैसी? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। अब इसके संक्षारण से सुरक्षा, यानी कैसे हम लोहे को मतलब जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है किसी पेंट करके, या उस पर तेल लगाकर, या ग्रीज लगाकर, या एसद लेपन करके, या क्रोमियम लेपन द्वारा, या एनोडीकरण, या मिश्र धातु बनाकर। अब देखिए एसद लेपन क्या होता है? तो लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना, उसे एसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। तो ध्यान रखना, एसद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। इस बात को याद रखना है, बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि एसद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो आपको याद रखना है जस्ते की। आगे बढ़ते हैं, मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु, देखो मिश्र मतलब मिश्रण। तो यह दो या दो से अधिक धातु या और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। यानी जो मिश्र धातु होती है वो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दोनों पदार्थ अच्छे से घुल जाते हैं। जैसे हमने कहा दूध है और पानी है, तो दूध और पानी है, तो ये कैसा मिश्रण है? दूध में हम जैसे ही पानी मिलाते हैं तो ये अच्छी तरह से घुल जाता है, तो ये समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण। तो मतलब जो एक दूसरे में अच्छे से घुल जाए। जैसे हमने कहा जैसे हमने पानी लिया, पानी में हमने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। तो क्या पानी और नमक अलग अलग दिखेगा? जो अलग अलग नहीं देखा तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। कैसा है? समांगी मिश्रण। ठीक है, यही हम विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। जैसे जल है, जल में हमने लोहा की कण डाल दी, तो क्या जल में लोहा के कण घुल जाएंगे? जल अलग दिखेगा और लोहा के कण अलग दिखेंगे। तो ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। मतलब जिसको देखो, एक सिंपल सी परिभाषा में समझो कि जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है वो होता है विषमांगी मिश्रण, और जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है वो होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, तो जो धातुएं मिश्र धातुएं होती हैं वो कौन से मिश्रण में होती हैं? समांगी मिश्रण में। अब जैसे लोहा है
तो लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यानी जैसे ही हम इसमें थोड़ा कार्बन मिला देते हैं तो ये कठोर और प्रबल मतलब मजबूत हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इस्पात किसका मिश्रण है, तो लोहा और निकेल और क्रोमियम का। तो इस्पात मतलब स्टील जिसे कहते हैं, तो लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। जैसे पीतल बहुत बार पूछा जाता है, पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक। ध्यान रखना, पीतल किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है। कांसा भी आपसे पूछा जाता है, तो कांसा किसका मिश्रण है, कॉपर और टिन का मिश्रण है। सोल्डर भी पूछा जाता है, तो लेड और टिन का मिश्रण है। अमलगम मरकरी व अन्य तत्वों का मिश्रण होता है। तो ये रही हमारा दूसरा लेसन, सॉरी तीसरे लेसन का रिवीजन। तो आप लोग आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। जहाँ भी कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। जो भी कमी इस वीडियो में रह जाएगी उस वीडियो को अगली वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। जो भी कोई गलती हो जाती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। और ये अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दिया करो कि आपको किस सब्जेक्ट की और किस टॉपिक या किस लेसन की वीडियो चाहिए, तो उसको भी हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर राय देंगे। ठीक है। बाकी धन्यवाद। जय हिंद। जय